बेटा जितना जल्दी खत्म करेंगे रिवीजन उतनी जल्दी स्टार्ट होगी। चले आ जाए, उतना जल्दी पास होंगे। बस 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 यार, एक बात को कोई 10 दफा मैं रिपीट ना करूं तो फिर है, अगर समझ नहीं आ रही तो फिर है, तो फिर हम पढ़े ना, अच्छी बात। चले आ जाए। रिटर्न, कौन बंदा रिटर्न फाइल करता है? पहला पहला सवाल, हु इज, बस 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 एंड वाले भाई, कौन बंदा, भाई जनाब गलत क्लास में आ गए। अच्छा लेट आए, बैठ जाए। नहीं जी, इसी क्लास, इसलिए कितनी जगह लेनी है, कहीं भी कैमरे पे बैठ ले। चले कमजोर ले जी, चले चले। हु इज, यार सारे उसको क्यों देख रहे हो? लेट ही आया है ना, बैठ जा बेटा बैठ, मैं आपको। अच्छा चले ले, नहीं नहीं नहीं, नहीं। जी कौन सा? अच्छा बकवास न कर, ले जी। चैप्टर नंबर 16 रिटर्न किस, अच्छा 14 वही वाला, चले शुक्र है पता तो है ना। ले जी, देख रहे हैं। अच्छा चले ये जी, चैप्टर नंबर जौन सा भी है, ये है इनकम टैक्स रिटर्न का चैप्टर। कौन कौन से बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है? वो कहते हैं हम आपको ये बता देते हैं कि किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है, तो इनके अलावा जितने भी होंगे उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं कर। से किसी बंदे की 6 लाख से कम इनकम है, उसे रिटर्न फाइल नहीं करनी। क्लियर हो गया? इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। लेकिन बिजनेस वाला अगर उसकी 4 लाख से कम इनकम हो, वो तब रिटर्न फाइल ना करे। 4 है या 3 है वो देख लेते हैं। तो बिजनेस वाले के लिए 6 लाख नहीं है, ठीक है? तो बाकी सब के लिए होगा। सैलरी वाला बाकी सारे हेड आपने पढ़ लिए स्वाय बिजनेस के, ठीक है? क्लियर हो गया? ये वाली बात समझ आ गई। वो कहते कंपनी ने हर दफा रिटर्न फाइल करनी ही करनी, कंपनी ने। और एओपी चूंकि कंपनी में आती है, सॉरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चूंकि कंपनी में आती है, लिहाजा उसने भी अपनी रिटर्न फाइल करनी ही करनी। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है? 1000 सीसी से ज्यादा आपकी गाड़ी है, आपने रिटर्न फाइल करनी है, चाहे अब आपकी इनकम है या नहीं। ये सारे इंडिपेंडेंट है। पहली हर कंपनी अपनी रिटर्न फाइल करेगी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिटर्न फाइल करेगी। किसी बंदे की 6 लाख से ज्यादा इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए उसने थ्रेशोल्ड कम कर लिया, कुछ 4 3, कभी 4 कर लेते कभी 3, वो देख लेंगे अभी जो चल रहा है। फिर जनाब जिस बंदे के पास 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी है, उसने भी अपनी रिटर्न फाइल करनी कर। कोई बंदा जो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है आई कैप का, ठीक है, इसी तरह से जो है ये जिस तरह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इंजीनियर को जो वो करती है, इसी तरह से आईसीएम में है ना जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट को रेगुलेट करते हैं, इसी तरह से जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर है, इसी तरह से मार्केट कमेटी होती है, ठीक है, उसका मेंबर है। इसी तरह से जो टैक्स बार वाली जो काउंसिल होती है, पंजाब टैक्स बार, लाहौर टैक्स बार, कराची टैक्स बार, इनके जो मेंबर हैं इन्होंने भी अपनी रिटर्न फाइल करनी ही करनी। ये वाली बात समझ आ गई, ठीक है? चले हम ये जो पढ़ लिया हम इसको देख लेते हैं, बाकी जो बच जाएंगे कर। फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू फर्निश, अच्छा लाजमी नहीं है इनकम हो, नील की रिटर्न कहते हैं उसको, जिसमें इनकम ना हो ना उसमें नील की। एक बंदे की 1000 सीसी से ज्यादा उसके नाम पे गाड़ी है बट उसकी इनकम नहीं है, वालिदैन ने दी हुई, गिफ्ट दे सकते हैं वालिदैन, उसके नाम पे गाड़ी है, उसने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। बहुत अच्छे, नहीं नहीं नहीं, मैं किन को पढ़ा रहा हूँ? ले जी आ गए, ले जी, हाँ वालिदैन गिफ्ट नहीं देते, चल चोरी करेंगे। अच्छा जी जी, 2 मिला के 650, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा हाँ, बुगाटी में 650 सीसी, ये कौन सी टिक्की पैक बुगाटी है? तो लाना था तेरे पे भाई। अच्छा सोच बुगाटी की औकात, ये हाल। अच्छा बुगाटी का सोच के भी 650 सीसी से नहीं बढ़ सका। 650 सीसी से आगे जहां और भी है। चले
अच्छा अच्छा, आज एवरी कंपनी, कौन रिटर्न फाइल करेंगे? एवरी कंपनी, ठीक है। ले जी, एवरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हो गया। अच्छा, यहां पे 4 लाख लिखा हो, इसको 6 लाख कर ले, ठीक है। इसको 6 लाख, जिसकी 6 लाख से टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो। कितने से? 6 लाख से। ये वाली बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। रेजिडेंट पर्सन आपको पता है क्या भला होता है? रजिस्टर्ड विद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशन, मार्केट कमेटी, जो बड़ी बड़ी कमेटी होती है उनकी ट्रेड एसोसिएशन होती है, जो जरा छोटी मार्केट होती है उनकी मार्केट कमेटी। तो उसका जो भी मेंबर होगा, ये नहीं होते सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, चेयरमैन, इन कमेटीज के। अक्सर जैसे हमारा एक हमने लैपटॉप लिया, वो जरा ठीक नहीं निकला, तो हम दुकानदार को वापस करने गए तो उसने नहीं लिया, ये अफेयर सेंटर की बात है। तो जो उसकी वहां पे ट्रेड एसोसिएशन थी, हम उसके पास गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, सिंपल और बड़े से तरीके होते। उनके पास गए कि भाईजान कल को अगर हम इसको कोई जो है इस पे कोई केस करते हैं या कोई प्रॉब्लम करते हैं, वो 1.5-2 लाख का लैपटॉप था, ऐसे तो नहीं छोड़ना था। तो भाई इसे कहें कि इसका जैसा इसने कहा था वैसा नहीं है, तो इसको कहें कि ये चेंज कर दे। तो वो उसके पास गए और उन्होंने चेंज करवा के दिया, ठीक है, बाकायदा एक। तो हफीज सेंटर को एक बाकायदा ट्रेड एसोसिएशन मॉनिटर करती है। उनके जो मेंबर्स होंगे उन सब के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी। ये इलेक्शन होते हैं बाकायदा, इनके मार्केट कमेटीज के और ट्रेड एसोसिएशन के बड़े बड़े इलेक्शन होते। चले खैर आगे चलते। फिर कौन से वाला? किसी प्रोफेशनल बॉडी का वो मेंबर है। प्रोफेशनल बॉडी से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल, पीएमडीसी कहते हैं इसको, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल और एरी प्रोविंशियल यानी पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड। क्लियर हो गया। चले अब जरा देखें 4A पढ़ें। एवरी इंडिविजुअल हुज इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड कितना? बट डज नॉट एक्सीड 4 लाख, ठीक है। इस 4 लाख की जगह लिखे 6 लाख। फिर भी मैं देख लेता हूं, फिलहाल यही लिख ले। तो 3 लाख से ज्यादा हो और 6 लाख से कम हो। 6 लाख से ऊपर था ना, 6 लाख से कम तो ऊपर सारे रुक गए, लेकिन बिजनेस मैन के लिए कितनी है? 3 लाख है लिमिट। क्लियर हो गया। जरा देखिएगा, जरा देखिए ऊपर हम कितने पे रोक आए? 6 लाख से कम तो सारे, लेकिन बिजनेस वाला 3 लाख से कम में तो नहीं करेगा। जरा दोबारा से ऊपर हम कितने पे? ऊपर वाला पढ़े जो मैंने लिखवाया, पढ़े जरा। 6 लाख, 6 लाख से कम पे नहीं करेंगे। इंडिविजुअल या एओपी? क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल, एवरी पर्सन अदर देन कंपनी। इंडिविजुअल या एओपी 6, ठीक है, जो है किससे? 6 लाख से कम है तो रिटर्न फाइल नहीं करेगा, लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं 3 लाख से कम होगी तो नहीं करेगा। तो इसका मतलब है 3 से 6 के दरमियान क्या लिखा हुआ है? इंडिविजुअल। कौन से वाला? एवरी इंडिविजुअल हु इनकम फ्रॉम, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं तो 3 लाख, और बाकी सब के लिए 6 लाख। इससे ऊपर वाली इनकम पे क्या करेंगे? यहां तक क्लियर है? क्लियर है। चले अब बाकियों को जरा देख लेते हैं, ऊपर चलते हैं। अब जरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। अब एवरी पर्सन अदर देन कंपनी, तो इंडिविजुअल भी एंड एओपी। लेकिन अगर इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है 3 लाख। अब क्लियर हो। चले अब आगे चलते हैं। अ पर्सन, एवरी पर्सन whose income for the year is subject to FTR की इनकम है। अब इसमें कोई लिमिट नहीं। अगर आपको बैंक से पैसे आ रहे हैं, प्रॉफिट ऑन डेट 10 रुपए भी आ रहे, अब ना 6 लाख, क्योंकि एफटीआर के लिए कोई इनकम, एनटीआर के लिए 6 लाख कंपनी के अलावा, इंडिविजुअल और एओपी 6 लाख, और बिजनेस है तो और है इंडिविजुअल 3 लाख। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा सुने, लेकिन अगर आपको एफटीआर की इनकम आ रही है, चाहे 10 रुपए भी आ रही है, आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एफटीआर 2 तरह से आती है, पता नहीं
क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अच्छा, एक बंदा पिछले 2 साल रिटर्न फाइल की और उस पर टैक्स लगा, तीसरे साल भी करेगा। पिछले 2 साल में उसने रिटर्न फाइल की और उसको टैक्स लगा। एक बंदा कहता है, जरा सुनिएगा, अगला कंसेप्ट जरा डिफरेंट है, तो इन दोनों कंसेप्ट को पहले मैं यहां पे बता दूं, फिर आगे चलते हैं। जरा देखिएगा, एक बंदे ने 2020 की रिटर्न फाइल की, उसको टैक्स लगा। 2021 की रिटर्न फाइल की, टैक्स लगा। इस साल उसकी इनकम है ही नहीं या 3 लाख से कम है, उस पर वैसे तो रिटर्न फाइल करना नहीं बनता, लेकिन इन 2 सालों में चूंकि उस पर क्या लगा, टैक्स लगा, तो इस साल भी रिटर्न फाइल करेगा। जरा एक कंसेप्ट पढ़ते हैं। अ पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन एनी ऑफ, पिछले 2 सालों में दोनों पे या दोनों में से किसी एक में क्या लगा, उस पे टैक्स लगा, तो वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा। अब अगला जो कंसेप्ट है वो जरा थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है। एक बंदे ने लॉस किया, कैपिटल गेन के सॉरी कैपिटल इनकम की बजाय क्या हो गया, लॉस हो, और ये सिक्योरिटीज वाला नहीं है। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो? 2020 में लॉस किया, 2021 में क्लेम कर सकता है, 22 में कर सकता है, 23 में कर सकता है, 1 2 3 4 25 में और 26 तक रिटर्न फाइल करेगा, क्योंकि वो क्या क्लेम करना चाहता है, लॉस। अगर दरमियान में चाहे उसको इनकम हो या ना हो, से इधर 22 में इनकम नहीं थी और उसने किया, रिटर्न फाइल नहीं की, ये लॉस का जो एक कनेक्शन है ये टूट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप क्या करें, प्रीवियस ईयर्स का लॉस क्लेम करें, रिटर्न फाइल करते रहे, चाहे आपके इनकम है या नहीं है, चाहे 6 लाख से कम है, चाहे 3 लाख से कम है, चाहे आपकी बिल्कुल इनकम नहीं है, लेकिन अगर आपने लॉस क्लेम करना है तो उसको लॉस को क्या करें, जो है अपनी रिटर्न फाइल करते रहें। दूसरा पॉइंट जी, पूछे चले। 23 में भाई कनेक्शन टूट गया ना, प्रैक्टिकली भी इसी तरह से वो कहते हैं सारी अपनी रिटर्न फाइल करें, 21 22 23 24, ठीक है। तो 1 साल का जो अगर आप क्लेम करना, सिंपल लॉस क्लेम करना है, रिटर्न फाइल करें। क्या करना है, लॉस क्लेम। अगर आपने कहीं पे रिटर्न छोड़ दी तो इसका मतलब है लॉस को 20 का लॉस 21 में आएगा, 21 वाला, 22 में 22 वाला, 23 में 23 वाला, तो भाई लॉस क्लेम करना है, चाहे इनकम है या नहीं, 20 वाला लॉस इसमें क्लेम करना है या नहीं करना है, तो फिर क्या फाइल करते रहे, रिटर्न फाइल करते रहे। वापस चलते हैं, जो भी हमने पढ़ा जल्दी से पहले इसको पढ़ लें। अ पर्सन हु हैज बीन चार्ज टू टैक्स इन, पिछले 2 सालों में किसी एक साल में भी टैक्स लगा, ठीक है, तो अगले साल रिटर्न फाइल करेगा। फिर कौन से वाला, अ पर्सन हु हैज क्लेम्ड, कौन से वाला, लॉस कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड लॉस क्लेम करना है तो क्या करें, रिटर्न फाइल करते, रिटर्न फाइल करते हैं। यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे चलते। अब जो है ये जो कंसेप्ट है इसमें थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, ठीक है, एरिया का, ठीक है। जरा देखिएगा, वो कहता है एक बंदा है, ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओन्स एनी फ्लैट, फिर क्या कह रहे हैं, ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी इन रेटिंग एरिया। रेटिंग एरिया होते हैं चंद के एरिया, जो अमीर लोगों के एरिया होते हैं उनको रेटिंग एरिया, डीएचए वगैरह, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस रेटिंग एरिया, क्लियर है। फिर कौन से वाला, ओन्स आ फ्लैट। अब 4 जगह आ रहा है, अब पहले में क्या कह रहे हैं, ओन्स आ, दूसरे में, और नीचे कुछ दे दिया, इन जगहों पे उसका फ्लैट हो। फिर क्या कह रहे हैं, ओन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसमें, रेटिंग। फिर क्या रहे, ओन्स अ फ्लैट इन रेटिंग एरिया। तो ये जो चौथा और 5वां है, इमूवेबल प्रॉपर्टी और फ्लैट किसमें, रेटिंग एरिया में। रेटिंग एरिया को समझ लें, कोई चंद एक रेटिंग होती है, हम उससे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते। और पहले वाले में इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरे वाले में, ठीक है, फ्लैट। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी और फ्लैट में क्या फर्क है, फ्लैट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी पढ़ क्या है, अगर वो फ्लैट को अलहदा से जिक्र कर रहा है तो पीछे क्या बच गई, प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, पढ़ा था कहीं, ठीक है। अगर फ्लैट का अलहदा से जिक्र कर, चले अब आगे वाले थोड़ा सा आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका लैंड एरिया
कवर्ड एरिया और लैंड एरिया, इनका फर्क समझिएगा। कवर्ड एरिया पता है जिसमें कंस्ट्रक्शन है, ये कल पढ़ा था हमने, और लैंड एरिया सारे का सारा, कवर भी और अनकवर्ड भी। लैंड एरिया कितना हो, 500 स्क्वायर यार्ड और मोर हो, तो वो क्या फाइल करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। या उसके पास फ्लैट हो, और फ्लैट हो म्यूनिसिपल लिमिट्स में, म्यूनिसिपल लिमिट्स जानते हैं, म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट, शहर की लिमिट। देखिए बात सुने, ये जो आप देखें ना सुबह सुबह शहरों में सफाई हो रही होती, गांव में नहीं होती, क्योंकि वो म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर है। जो स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट्स में लगी होती है। जैसे लिमिट खत्म होती है स्ट्रीट लाइट गैर, देहातों में नहीं लगी होती, आम सड़कों पे नहीं लगी होती, लेकिन जो म्यूनिसिपल कमेटी की लिमिट होती है, हर शहर की अपनी म्यूनिसिपल कमेटी होती है, जिसको टाउन कमेटी कहते हैं। बड़े लेवल पे हो जैसे एलडीए, सीडीए, और छोटे शहरों में क्या होती है, म्यूनिसिपल कमेटी। क्लियर हो गया? तो म्यूनिसिपल लिमिट्स में अगर आपका क्या है, कोई फ्लैट है, अब इसके लिए उसने एरिया नहीं दिया। अब जरा आगे देखते हैं, किस ये है फ्लैट, किस में है, कैंट में है, तो जन्नत में है। अच्छा ले जी, अगर आपका फ्लैट किधर है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, आप कैंट में जाए ना तो वहां पे देखें, ये यहां से वहां तक सड़क होती है, सड़क के बाद उस सड़क से भी ज्यादा जगह खाली होती है, फिर घर शुरू होते हैं। और गरीबों के एरिया में जाएं तो सड़क के ऊपर ही घर होता है, बच्चा बाहर निकलता है बाइक के नीचे आ जाता है। अच्छा ठीक है नहीं नहीं, हम अपनी जानों पे खेल के हमारी हिफाजत भी तो करते हैं, इतना तो उनका चले आज आज। तो भाई 500 स्क्वायर यार्ड इमोल प्रॉपर्टी हो, या इन तीन जगहों पे फ्लैट हो, और फ्लैट चाहे इतना हो कि आप सोए और आपके टांगे बाहर निकली हुई हो, फिर क्योंकि उस एरिया नहीं दिया ना यार चार पाई पे भी आ जाती है, डरबा का है, ठीक है। खैर जो भी है, तो आप फ्लैट में इधर से दाखिल हुए, दूसरी साइड से निकल गए, दरमियान में फ्लैट था ही नहीं, लेकिन था, ठीक है। ले जी ले जी, तो फिर भी आपका क्या लगेगा, आपने रिटर्न फाइल करनी है। आप कहें भी टोटल 3.5 फुट का फ्लैट है मेरा, तो कहें भाई है तो सही ना, ठीक है, और है भी किस में, म्यूनिसिपल लिमिट में या कैंट में, या चले खैर आगे चल। अब है किसके लिए, रेटिंग एरिया पे क्या है, या फ्लैट है या इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर तो है इमूवेबल प्रॉपर्टी किसमें, रेटिंग एरिया में, तो लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये और ये सेम हो गए, चाहे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेम है ना, दोनों का एरिया सेम है, चाहे रेटिंग एरिया में हो या ना हो। अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी कितनी है, 500 स्क्वायर यार्ड, तो पता नहीं कितने कनाल बनती है, देखना, ठीक है। तो कनाल 1.5-2 कनाल, हाँ, तो अच्छा वही वाली, चले तो अच्छा ठीक हो गया। या अगर फ्लैट है रेटिंग एरिया में, इनके अलावा फ्लैट है, तो उसका उन्होंने दिया 2000 स्क्वायर फीट, लेकिन ये कवर्ड एरिया है। अब जरा सारे को इकट्ठा करते हैं, रेटिंग एरिया में या किसी और जगह पे अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा लैंड एरिया, तो आपने रिटर्न फाइल कर। अगर फ्लैट है रेटिंग एरिया में है तो 2000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, और अगर इन तीन जगहों पे, कौन से वाली, म्यूनिसिपल लिमिट में, कैंट में, या इनमें आपका फ्लैट है, उसके कोई भी एरिया नहीं मेंशन, बड़ा है छोटा फ्लैट है कोई मसला नहीं, आपने रिटर्न फाइल, इसको दोबारा से, लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड्स, रेटिंग एरिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या वैसे कहीं पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि कनाल से भी ये कह रहे हैं कम बनती है, ठीक है, तो आपको क्या फाइल करनी पड़ेगी, अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी।
अब जब फ्लैट पे आते हैं, एक है रेटिंग एरिया। रेटिंग एरिया में कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट जिक्र करता है। और जो म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर म्यूनिसिपल लिमिट्स कैंट या आईसीटी में आपकी अगर फ्लैट है तो उसका कोई एरिया नहीं, आपने रिटर्न फाइल करनी है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। चलें आगे चलते हैं। अब जरा ये अगला हमने पढ़ लिया, कौन से वाला, अगर उसके पास कोई क्या है, मोटर व्हीकल है, ठीक है। अगला बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आपने एनटीएन ले लिया, बस ये सारे गए भाड़ में। अगर आपने एनटीएन ले लिया, हर साल रिटर्न फाइल, तो भाई एनटीएन कौन लेगा, जो रिटर्न फाइल करेगा। एक दफा रिटर्न फाइल कर दी, सारी जिंदगी आपने रिटर्न फाइल करनी ही करनी है। लेकिन हम इनको अलग अलग याद करेंगे। चले फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब जरा आखिरी आखिरी बस आखिरी, इससे आगे नहीं चलते। आपका कनेक्शन तीन तरह के, एक होता है डोमेस्टिक, एक होता है कमर्शियल, एक होता है इंडस्ट्रियल। कितने कनेक्शन, ठीक है। वो एक कहता है खास लिमिट बता देता है, इससे ज्यादा अगर बिल आए सालाना, और कनेक्शन भी इन तीन में से कोई दो लिखे होंगे, कौन से वाला है, ओल्ड कमर्शियल और किसका, बिजली का, और एनुअल बिल कितने से 5 लाख से ज्यादा है, तो चाहे कुछ भी ना हो आपके पास, आपने रिटर्न फाइल करनी ही करनी। चलें कल यहीं से स्टार्ट करें। काफी चले, हमने पढ़ लिया, और ये 4 की जगह आपने 6 लिख लिया था। चले आगे चलते हैं। वो कहता है कि रिक्वायरमेंट फॉर फाइलिंग रिटर्न विल बी कंसीडर एज कंप्लीट। कब रिटर्न जो है वो कंप्लीट होगी, तो इसके बारे में थोड़ा सा, ठीक है। कौन से वाले रह गए, करवा लेते हैं, वो पहले करवा लेते हैं। कौन से हैं, 10 और सी। चले 10 पॉइंट है, पहले हम पढ़ रहे थे, नहीं है, मैं जिस तरह से बोल रहा हूं मुझे आवाज, इसकी आवाज बढ़ाएं। जिस तरह से मैं बोल रहा हूं अब मुझे ज्यादा जोर से बोलना पड़ता है। चलें बेटा, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 10 नहीं, चलें बेटा, इज द बेटा यूं करने वाले यूं कर रहे हैं क्या ये मैं क्या सुन रहा अल्लाह, दुनिया उल्टी हो रही। इज द रेजिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है। अगर किसी के फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट है, आगे एक सेक्शन रहेगा 116, उसके मुताबिक तो वो बंदा भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, वो बंदा भी अपनी रिटर्न फाइल करेगा, ठीक है। फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम वो है कुछ $10 मिलियन या पता नहीं कितने, उसके मुताबिक अगर किसी के एसेट है या इनकम है फॉरेन, तो वो बंदा भी अपनी क्या करेगा, रिटर्न फाइल करेगा। क्लियर हो गया यहां तक। फिर क्या, अब पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, आप दोनों के फर्क का पता है आपको। नोटिफाइड बाय द बोर्ड, अगर कोई बोर्ड कह दे किसी और बंदे को, और उसमें मिनिस्टर इंचार्ज पहले उसको अप्रूव करेगा कि इन फलाम बंदू ने पहले कह दिया आईटी वाले रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। अब उन्होंने कह दिया आईटी के जितने भी लोग हैं जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। क्लियर हो गया। तो बस दो बंदे रहते थे, एक फॉरेन इनकम और एसेट सेक्शन है 116A, उसमें कुछ लिखा हुआ है कि वो बंदे अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, तो वो अपनी बंदा रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर किसी को बोर्ड कह देता है, फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल जरूरी होती है, बोर्ड ऐसे नहीं मुंह उठा के कह देता, ठीक है, तो वो बंदे भी अपनी क्या करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। यहां तक क्लियर है। चले अब जरा आगे चलते हैं, अब जरा ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल है।
आप अपनी रिटर्न्स पहले, इनकम टैक्स रिटर्न्स पहले फाइल करते थे एक पेपर पे, ठीक है। उस पेपर के साथ कुछ एनेक्जर होते थे, वो लगा देते थे और वो रिटर्न फाइल कर देते थे। फिर एक सॉफ्टवेयर आया IRS नाम का, IRIS। अब ऑनलाइन जाते हैं और उस पे रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे अब हम जो है, हम अपना फॉर्म फिल करके आई कैप को देते थे, आप लोग जो है मोबाइल पे और लैपटॉप पे ऑनलाइन। तो बिल्कुल चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, तो इन्होंने भी IRS ने, FBR ने भी यही काम किया है कि आप रिटर्न क्या फाइल करें, ठीक है। अब जरा रिटर्न का एक फॉर्मेट देखिएगा, रिटर्न का एक फॉर्मेट देखिएगा। पहले पहले आपने अपनी इनकम लिखनी होती है, से ये मिलियन में 10 मिलियन, और इनकम कैसे लिखेंगे, जो है आपकी जो रिसीट्स होंगी उसमें से डिडक्शन करेंगे, ऐसा ही है। जो डिडक्शन होंगी से 8, तो 2 मिलियन आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस हो गए, ये लिखेंगे। अब इन डिडक्शंस की डिटेल होगी कि ये सैलरी है, ये रेंट है बिजनेस का, ये डेप्रिसिएशन है, ये सारे खर्चों की डिटेल लिखी होगी, ठीक है। जब ये बन जाएगा, ठीक है, जैसे आप करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, ये मिला के ये टैक्सेबल इनकम हो गई, उस पे रेट लगाया, क्लियर हो गया, उस पे रेट लगाया तो आपका टैक्स पेएबल आ गया, उसमें से ये सारा काम इस पे हो रहा होता है, इसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। लेकिन बजाय पेपर पे वो किस पे हो रहा होता है, ऑनलाइन IRS पे। ये वाली बात समझ आ गई। अब जरा सुनिएगा, समझ ले एक बंदे की इनकम 2 मिलियन है इस साल की। अब ये कंसेप्ट जो है थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान रखना है आपने। हमने कहा उसकी 8-10 मिलियन रिसीट्स हैं, उसकी डिडक्शन कितनी, इस साल उसकी इनकम कितनी हो गई, 2 मिलियन। 2 मिलियन पे टैक्स देगा, उसकी जान छूट जाएगी। लेकिन साथ में एक स्टेटमेंट लगानी होती, वो स्टेटमेंट क्या होती है वो जरा देखनी, उसको कहते हैं वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। उसको क्या कहते हैं, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन, वेल्थ को रिकंसाइल करके देना, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन, WRS में लिख रहा हूं। वो कहता है पिछले साल मेरे पास एसेट थे 40 मिलियन के, इस साल मेरी इनकम कितनी हुई, 2 मिलियन, 2 मिलियन, तो मेरे टोटल एसेट कितने हो गए, 42 मिलियन के। इस साल मैंने थोड़ा बहुत खर्चा भी किया, जाहिर इनकम से ही करेगा, समझ ले 1 मिलियन का। तो अब उसके 30/6/2025 को कितने होने चाहिए, 41 के एसेट्स होने चाहिए। ओपनिंग एसेट प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब जरा सुने, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनफ्लो में तो आएगी ना, ठीक है, एग्जेम्प्ट है। तो इधर कहेगा उस पर टैक्स नहीं है, लेकिन यहां पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा, क्योंकि इनफ्लो है। इसी तरह से गिफ्ट आया और रिलेटिव से आया, जरा सुने सुने, उस पे टैक्स है नहीं, वो तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन यहां पे आ रहा होगा, पैसे तो आ रहे हैं ना, इसलिए मैं यहां वाली बात को क्या कह रहा हूं, इनफ्लो। इसी तरह से पर्सनल खर्चा एज ए डिडक्शन अलाउड है नहीं, बिजनेस का खर्चा, तो बिजनेस का खर्चा यहां आ गया, तो पर्सनल खर्चा कहां पे आएगा, आउटफ्लो। कंसेप्ट समझे, तो ओपनिंग एसेट प्लस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो ये आ जाएंगे क्लोजिंग एसेट। इस बात को क्या कहते हैं, अब मेरे वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये वाली बात समझ गए। चले अब जरा सुनिएगा, ये जो मेरे पास 41 है, मेरे टोटल एसेट पिछले दफा 40 थे, इस दफा 2 मिलियन की इनकम, 1 मिलियन के मेरे खर्चे, वो बच्चों का हो सकते हैं, बिजली के बिल हो सकते, मेरे पर्सनल खर्च, वो मैंने लेस कर दिया। मेरे पास इस टाइम पे कितने होने चाहिए, 41 मिलियन होना चाहिए। 41 मिलियन किस शेप में होगा,
कोई भी एसेट हो सकता है, प्लॉट भी हो सकता है, गाड़ी भी हो सकती है, बैंक में भी हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, समझ गए? उसकी भी डिटेल बतानी पड़ती है। यानी आपके टोटल एसेट, आप कहेंगे प्लॉट मेरा 10 मिलियन का, मेरी जो कार है वो समझ ले 8 मिलियन की। क्लियर हो गया? नहीं जी, मेरे पास बैंक में पड़े हुए हैं जो कोई 15 मिलियन, टोटल कितना हो गया? 36, 33, बाकी 9 मिलियन मेरे पास कैश में पड़ा हुआ। क्लियर हो गया? तो टोटल कितना हो गया? 40, 42, 8 कर लेते हैं, मेरे कौन से पल्ले से जान। नहीं जी, 8 मिलियन मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? कैश में। तो ये टोटल कितना हो गया? एग्जैक्टली रिकंसाइल हो रहा है आपके। तो ओपनिंग एसेट मेरे पास कितने? 40 के, माइनस सॉरी प्लस मेरे जो इस साल की इनकम है, माइनस जो मेरे आउटफ्लो, और ये एसेट की मैंने किस किस शेप में, कार में, प्लॉट में, बैंक में, कैश में, ज्वेलरी में, लाइव स्टॉक में, ठीक है, इस तरह के कुछ भी मेरे एसेट पड़े हो जो मेरे पर्सनल एसेट है, वो कितने होने चाहिए? इसको कहते हैं वेल्थ स्टेटमेंट। इसको क्या कहते हैं? नहीं, एसेट पे टैक्स नहीं है, पर बताना तो है। टैक्स तो इधर है ना, इनकम टैक्स रिटर्न पे, एसेट पे नहीं है। बट एक है 7E, एक एसेट पे है भाई, ठीक है, एसेट पे 7E सुना था ना, 25 मिलियन से ज्यादा हो ये वो सारे, ठीक है, अदरवाइज नहीं है। अदरवाइज किस पे होता है? इनकम पे टैक्स होता है। एसेट, अब जरा ये क्यों बनवाते हैं? एक बंदे का प्लॉट निकल आया 4 मिलियन का, प्लॉट की लिक्विडेशन देखी तो वो यहां पे उसने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, इसको कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनकम या एसेट। तो पूछेंगे ना भाईजान ये कहां से आया? इसका मतलब है कोई इनकम तूने कमाई है और उस पे टैक्स नहीं दिया, छुपा लिया, लेकिन अब तुम्हारी क्या आ रही है? वो कोई एसेट तो आ रहा है, हमें पता चला है, इसीलिए वो साथ में आपसे क्या करवाते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न, वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट और वेल्थ स्टेटमेंट। तो ये डिफरेंट किस्म। अच्छा, ये क्लियर हो गया। साथ में जैसे आप बाकी सारी वर्किंग कर लेते हैं, लेकिन जो फिक्स एसेट शेड्यूल है, सुना हुआ जी, बात कर रहा हूं। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे एसेट की? ये देखिए, सारे एसेट्स को लिख लेते हैं, फिर उन पे जो रेट लगता है वो लिखते हैं, फिर जो बैलेंस बच जाता है तो वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और फिर जो है रिटर्न डाउन वैल्यू, इसको कहते हैं फिक्स एसेट शेड्यूल। इसकी प्रॉपर एक वर्किंग होती है बड़ी वो, तो उसके लिए वो रिटर्न में नहीं आता, उसके लिए उन्होंने अलहदा से दे दिया जिसको कहते हैं एनेक्जर। उसको क्या कहते हैं? एनेक्जर। अब जरा सुने, एनेक्जर में क्या होगा? इनमें से कोई डिटेल जो एक्स्ट्रा लिखनी हो, जैसे बड़ी कंपनी है उनको कहते हैं अपनी साथ में फाइनेंशियल, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगाएं, तो वो किसी और एनेक्जर में होंगे। अब जरा सुने, तो हर रिटर्न में चाहे फिजिकल जमा कराएं चाहे ऑनलाइन, हर रिटर्न में ना सिर्फ रिटर्न होती है बल्कि उसमें कुछ एनेक्जर और स्टेटमेंट्स भी होती हैं। एनेक्जर की एग्जांपल दें, फिक्स एसेट शेड्यूल का एनेक्जर, समझ गए? फिक्स एसेट शेड्यूल का एनेक्जर, और किसका? जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट साथ में अटैच की, एनेक्स से निकला है ना, कुछ चीज साथ में अटैच करना। तो जितनी बड़ी कंपनी है वो अपने अकाउंट भी अटैच करती है। तो कुछ एनेक्जर होते हैं और कुछ क्या होते हैं? स्टेटमेंट्स। ये साथ लगी हुई होंगी तो आपकी रिटर्न कंप्लीट है, वरना आपकी रिटर्न कंप्लीट नहीं है। पहला रिक्वायरमेंट, आ रिटर्न ऑफ इनकम, क्या लिखा हुआ है? आ रिटर्न शैल बी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, चाहे रिटर्न हो, और आजकल कौन सा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट चल रहा है? आईआरएस पे जो देगा उसी को फिल करना पड़ेगा। राइस के पास जाते हैं, अपनी मर्जी के पेज या उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, उनका जो प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है उसमें फिल करते हैं। क्लियर हो गया? शैल बी इन द
प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, आईआरएस का जो फॉर्मेट चल रहा है, एंड शैल कंटेन प्रेस्क्राइब्ड एनेक्जर, लिखे जरा, दो एनेक्जर मैंने आपको बताए हैं। जी जो मैंने बताया, जो लिखना है। अच्छा भाई, एनेक्सर कौन से होते हैं? मसलन फिक्स एसेट शेड्यूल, और दूसरा कौन से वाला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दोनों एनेक्सर के साथ अटैच होती है, एनेक्स करना। एंड स्टेटमेंट, अब इसका भी बताऊं, इसकी एग्जांपल, वेल्थ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, यहां पे नहीं, वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट लिखे। एनेक्सर के साथ क्या लिखे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच कर दी, फिक्स एसेट शेड्यूल अटैच कर दिया। स्टेटमेंट कौन सी? वेल्थ स्टेटमेंट और वेल्थ रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हर बंदा कमा रहा है, पाकिस्तान में कोई नहीं करता है, मानते ही नहीं है पाकिस्तानी, टैक्स देते हैं, ज़कात दे देते हैं करोड़ों की, टैक्स नहीं देते। जी ऐसा ही है सलाना, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। चले, 50,000 पर मंथ क्या है? कुछ भी नहीं, नहीं जी यार, 50,000 क्या है पर मंथ? क्या है? कोई इनकम ही नहीं है, ठीक है, कोई इनकम नहीं। बहुत अच्छे यार, छोटे लोग भी इसी तरह से है, छोटे बड़े की बात ही नहीं है। एक तो है तरह है, पर बच्चे हैं नहीं, बच्चे खुच्चे हैं। जी चल, अरे बच्चे को मैं चपेड़े भी लगाता हूँ। ठीक, अच्छा चल, नहीं वक्त ही ना लाए अल्लाह के, आपको चपेड़े लगानी पड़े, आप वैसे ही पास कर जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं जी चले, खैर, हाँ हाँ जी। अच्छा, किसी बंदे ने पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं? वो भूखा था, कहते 4 रोटियां। मैं जिधर बात लाऊं बिरयानी होता, समझ रहे? एक बंदा 14वीं की रात थी, ठीक है, बंदा कहता है चांद कितना खूबसूरत है, दूसरा भूखा था, बिल्कुल गोल रोटी की उसकी बात रोटी पे ही अटकी। चले आज, नहीं ठीक है, चले आज। अच्छा, बोर्ड में प्रेस्क्राइब डिफरेंट रिटर्न फॉर डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन, फला ये फॉर्मेट पे करे, फला ये फॉर्मेट पे। क्लियर हो गया? ले जी, इंक्लूडिंग द पर्सन सब्जेक्ट टू कौन से वाला? फाइनल टैक्स वाले अलग रिटर्न फाइल करते हैं, उनका फॉर्मेट अलग होता है, क्योंकि वो आपको पता है उसमें से कोई डिडक्शन भी नहीं होती, वो सिंपल सा फॉर्मेट होता है, कोई उसमें टैक्स क्रेडिट भी नहीं होता, ऐसा है ना, उसमें कोई डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं होता, तो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है। क्लियर हो गया? चले, ये वाली बात समझ आ गई। फिर वो कहता है रिटर्न shall state all relevant particulars including the कौन से वाला? डिक्लेरेशन ऑफ द रिकॉर्ड। वो कहता है जो जो बताना है सही बताना है, एसेट्स भी सारे बताएं, पर्टिकुलर से क्या मुराद है? इनकम सारी बताएं, डिक्लेरेशन सॉरी डिडक्शन सारी बताएं, एसेट सारी बताएं, लायबिलिटी सारे बताएं, जो आपके पास रिकॉर्ड पड़ा हो सही सही बताएं। क्लियर हो गया? ना सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट एनेक्जर देने, बल्कि उनके पर्टिकुलर भी क्या होने चाहिए? ठीक होने चाहिए। जरा फर्क दोनों में देखें। स्टेटमेंट दे दी है ही गलत, स्टेटमेंट दे दी, ऊपर वाली कंडीशन तो पूरी हो गई, वन स्टेटमेंट, लेकिन उसके पर्टिकुलर क्या है? ठीक नहीं है। तो पर्टिकुलर से क्या मुराद है? इनकम, डिडक्शन, लाइबिलिटीज और एसेट्स। लिखें जरा इसके साथ, फिर आगे चलते। बेटा ये नहीं, ऐसे भी बंदे हैं, ऐसे भी बंदे हैं जो इंडिविजुअल हैं और उनकी करोड़ों रुपए इनकम, अरबों रुपए, ऐसा ही है।
हर चीज पता है, ऐसे ऐसे नोटिस आते हैं। चले बेटा अब आगे चले जाए। अच्छा जी 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 बोले। नहीं वो पहले कौन सा जो है वो अच्छी बातें करता है। चले आजे आजे बस बस बैठ बस बातें नहीं। अगली बात सुने, ये टेक्निकल बात है, मैं बात जोर दे रहा हूं तो आपको याद लग। जरा सुने, जब हम पेपर पे नहीं बेटा आपस में बातें कर रहे हैं, मुझे जोर से बोलना पड़ रहा है। जब आप पेपर पे देते थे तो एंड पे साइन कर देते थे कुछ भी पेपर पे। अब जब आईरिस पे दे रहे हैं साइन नहीं कर सकते तो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, वो 4 हिंसे का एक कोड होता है, वो आप ऐड करते हैं, उसको कहते हैं पिन नंबर। ठीक है, ताकि पता चले। अगर पिन नंबर सुनते हैं ना अक्सर, आपके पास पासवर्ड पिन नंबर इस तरह की चीज होते हैं, तो या तो आप सिग्नेचर करें या आप डिजिटल सिग्नेचर करें। तो आईरिस पे होगा तो कौन से वाला, ताकि कल को पता चले आपने रिटर्न सबमिट किया। ये डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन, अपने इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, अपने एसेट्स डिक्लेयर कर रहे हैं, कल को आप कहें ये तो मैंने की नहीं थी, कहते भाईजान आपके साइन है। और अगर ऑनलाइन करेंगे तो कौन से वाले। तो तीसरी बात कौन से वाले, आपका जो शैल बी रिटर्न शैल बी साइंड, सॉरी रिटर्न शैल बी साइंड बाय द इंडिविजुअल, वो खुद क्या करे, साइन करे। अच्छा यहां पे कंपनी क्यों नहीं लिखा हुआ, यहां पे क्यों नहीं लिखा हुआ, भाई कंपनी खुद साइन कर सकती है, तो उसका कौन आएगा, रिप्रेजेंटेटिव, सीईओ, सीएफओ। ठीक है, एंड अदर केसेस इट शैल बी साइंड बाय द रिप्रेजेंटेटिव, पर्सन रिप्रेजेंटेटिव। लिखे एओपी के केस में मेंबर और कंपनी के केस में डायरेक्टर, सीईओ। लिखे बेटा, एओपी में मेंबर्स कोई एक जाके साइन कर देता है। कंपनी में या डायरेक्टर होता है या सीईओ होता है या सीएफओ होता है, बड़ी सारी, उसमें तो बहुत ज्यादा पोजीशंस हैं, सिक्योरिटी गार्ड से नहीं करवाए। जितना उसी हिसाब 600 सीसी की बुक और टीवी तो कोई चलो ठीक है। अच्छा अब इस बंदे की कितनी, बस इस बंदे की कितनी इनकम निकली थी बेटा, बातें नहीं, 2 मिलियन। अब 2 मिलियन पे टैक्स भी तो पे करना है, टैक्स पे करेगा तो उसके पास एक आ जाएगी, जिस तरह से आप बैंक में पे करें तो आपको क्या होती है, वो एक रसीद देते हैं, इसी तरह से इसमें भी उसको कहते हैं सीपीआर। उसको क्या टेक्निकल नाम है, याद करने की जरूरत नहीं, एविडेंस, सीपीआर, कैश जो है पेमेंट रिसीद है मेरे पास। क्लियर हो गया, तो कैश पे कर दिया बैंक ने तो उसको कहते हैं सीपीआर। नहीं बेटा बातें ना करें प्लीज। तो उसमें क्या होनी चाहिए, आपके पास पेमेंट की एविडेंस भी होनी चाहिए। उसके बाद कंटेन, उसी रिटर्न के साथ वो सीपीआर डिजिटल होता है, ऑनलाइन लग जाता है, ऑफ पेमेंट एज ए टैक्स रिटर्न। और उसके साथ क्या होनी चाहिए, कंटेन कौन से वाली, वेल्थ स्टेटमेंट, इसके साथ ब्रैकेट में लिखे वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी तो साथ लगती है, वो भी तो साथ लगती। चले आगे चलते। और अगर वो बाहर का बंदा है तो फॉरेन इनकम और फॉरेन एसेट की स्टेटमेंट भी साथ में लगाएगा। क्या बस बातें नहीं, मुसलसल बातें करें ना करें। इज रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिकली कंसीडर एज ए करेक्ट, यस। ठीक है, बाद में वो चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं क्या सही हुई या नहीं हुई, एनेक्जर सही है या नहीं, तो यस अब तो हो ही इलेक्ट्रॉनिक। आ फाइल रिटर्न कौन से वाली, रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन वेब और एनी कंप्यूटर रीडेबल मीडिया। तो पहले शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिकली हुई तो हम उनको सीडी पे और फ्लॉपी पे या यूएसबी में रिटर्न फाइल करके अपनी स्कैन करके उनको कॉपी करा देते थे। फिर क्या हो गया, आईरिस आ गया, तो फिर आईरिस पे करना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा है आर रिटर्न फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ऑन वेब और कंप्यूटर रीडेबल मीडिया से क्या मुराद है, यूएसबी वगैरह में उनको दे दी, शैल बी ट्रीटेड एज ए रिटर्न, वो भी रिटर्न ही है। द बोर्ड में मेक रूल्स फॉर कौन से वाले, ये इसको छोड़ दें, इसको छोड़ बोर्ड देख सकता है, मतलब इस तरह से ये नीचे सारे का ये है,
वो देख सकता है उन्होंने रिटर्न सही कराई है या नहीं। तो कुल मिला के बात यह है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करते हैं वो भी रिटर्न ही समझी जाएगी। चले आगे चलते हैं। वो कहता है अगला पॉइंट, जी जी वो नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, ओके, नहीं पूछेंगे, बस ठीक है, आगे चलते हैं। नहीं आगे कार्ड ना दे, बस ठीक है, ओके। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इन पॉइंट को पढ़ने के मजीद कार्ड ना नहीं, फिलहाल यही है कि कमिश्नर, ओ यार चुप तो करो, नहीं जी अगली बात जरा सुने, क्या रिटर्न कितने महीने की होती है? 12 महीने, 12 महीने। अगर चाहे, अगर कमिश्नर चाहे, बेटा आप बोल रहे होते हैं आपके साथ दूसरा बंदा डिस्टर्ब हो रहा है, बस इस चीज को कंसीडर करें कि आपकी वजह से, चलो आप तो नहीं पढ़ रहे, बाकी किसी का नुकसान ना। अगर कमिश्नर चाहे तो 12 महीने से कम की रिटर्न मांग सकता है, यस मांग सकता है। उसको लगे एक बंदा बिजनेस छोड़ के जा रहा है तो कहेगा जिस दिन, ये तो हर बिजनेस 30 जून पे तो नहीं बंद होता, जब बंद करना है तो हो सकता है वो सितंबर में बंद कर दे, तो उसे कहेगा सितंबर, इसका मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीनों की रिटर्न फाइल करो। उसको लगा है ये बंदा मर गया है, ठीक है, मरने नहीं वाला, अस्पताल में बैठा, रिटर्न तो फाइल कर दे, उसका मास्क हटा के और रिटर्न फाइल कर दे। लें जी मर गया है वो बंदा, तो भी उसे कह सकते हैं कि अब चौंके जायदाद किधर चली जाएगी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहो इसके जितने महीने मरने तक की उसके जो टाइम था उसमें रिटर्न फाइल। अगर कमिश्नर को लगे कोई बंदा छोड़ के बाहर जा रहा है, जाहिर है अब यहां वाला बंदा तो हाथ आ जाता है, लेकिन अगर वो बाहर चला गया, ठीक है, तो वो हाथ नहीं आएगा, तो उससे वो कह सकता है, वो उनको नोटिस भेजेगा, कहेगा इतने दिन के अंदर अंदर क्या फाइल करें, रिटर्न फाइल। जरा पढ़ते, कैन कमिश्नर डिमांड a return of income from a person less than 12 month, ठीक है, बाकी ऊपर वाले जितने कानून थे वो 12 मंथ के लिए। कमिश्नर में गिव, ये अब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, इसके आगे सवालिया निशान है, ये लॉ का पार्ट नहीं है, क्या कर सकता है? कमिश्नर में गिव नोटिस टू अ पर्सन टू फर्निश, कौन से वाला, रिटर्न लेस देन 12 मंथ, कौन से वाला? अगर पर्सन मर गया है तो जिस दिन मरा और पिछले साल जिस तरह की रिटर्न फाइल की उसका दरमियान वाला पीरियड रिटर्न फाइल कर। पर्सन हैज बिकम, कौन से वाला, बैंकरप्ट और गॉन इनटू लिक्विडेशन, भाई खत्म या बैंकरप्ट है, लिक्विडेशन में चला गया है, तो वो उसे कहेगा सबसे पहले तो बैंक वो फर्स्ट चार्ज सुना हुआ है ना, सबसे पहले रिटर्न फाइल करो, जितने हमारे हैं वो दे दो, उसके बाद बाकियों की बारी आएगी। यस ये भी हो सकता है। पर्सन इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान परमानेंट, या कमिश्नर को कोई और अप्रोप्रिएट रीजन लगता है, तो 3 रीजन उसने बता दिए, चौथा कह दिया और कोई अप्रोप्रिएट, कमिश्नर बहुत बड़ी पावर होगी। रिटर्न विल बी फर्निश्ड बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, तो क्या 12 महीने से कम की रिटर्न हो सकती है? यस हो सकती है। कब? 3 बातें और चौथी उसको और इख्तियार भी दे दिया है, ठीक है। चलें आगे चलते जी, कमिश्नर से चीफ कमिश्नर बोर्ड, ठीक है, उनके ऊपर बहुत सारे हैं। चले आ जाए आगे चले। अगर किसी बंदे ने, अब जरा 12 महीने, नहीं बेटा बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें, मुझे फिर किसी को निकालना पड़ेगा क्लास से, अच्छा नहीं लगता, ना करें, बातें ना करें। इफ कैन अ कमिश्नर, किसी ने रिटर्न फाइल नहीं की 12 महीने वाली, तो क्या किसी को वो नोटिस दे के कह सकता है कि भाई अपने रिटर्न फाइल करो? यस कह सकता है, उसके बारे में बात करनी। कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न, 12 महीने की, सितंबर भी गुजर गया, रिटर्न फाइल नहीं की, भाई सितंबर तक तो रिटर्न फाइल कर देते। कमिश्नर में बाय नोटिस रिक्वायर्ड हिम टू फाइल, कौन से वाली, रिटर्न 30 डेज, ठीक है, जिस दिन नोटिस आया या सर्व हुआ या जो भी डेट है नोटिस की उसके ऊपर लिखी होती है, उससे लेकर 30 दिन के अंदर अंदर क्या करें, रिटर्न फाइल करो। इससे कम पीरियड भी वो दे सकता है, यानी 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करो। तो सिंपल एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, क्या कमिश्नर किसी को कह सकता है कि अपने रिटर्न फाइल करो? अगर उसने पहले रिटर्न फाइल करता था अब नहीं की, उस पर बनता है रिटर्न फाइल करना, बनता किस पे है, वो पूरा एक सेक्शन है, पढ़ा है ना, ठीक है। किसी की जमीन है काफी सारी और वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहा, किसी की गाड़ी 1000 सीसी से ज्यादा है और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा,
तो उसे कह सकते हैं कि भाईजान अपनी रिटर्न फाइल करें। जरा आप चलते हैं जी, जैसे लगेगी डिफॉल्ट सरचार्ज पेनल्टी सारा कुछ लगेगा, लेट हो गए तो लगेगा, ठीक है, उसकी मर्जी, अगर माफ कर दे, अगला बंदा कहे सर मुझे पता नहीं था कि जमीन की वजह से होता है, तो कहते हैं भाई वकील रखो। देखिए अनअवेयरनेस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर आपको नहीं पता कि सुर्ख बत्ती पे रुकना है तो ये आपका मसला है, ये आपका मसला है। तो लॉ का पता ना होना आप एक्सक्यूज नहीं बना सकते। बिजनेस कर रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चले अब आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक सेक्शन आता है, आइएगा जरा 115। अब जरा सुने, किसी के पास गाड़ी है वो रिटर्न फाइल करेगा, करेगा, ठीक है, 1000 सी से ज्यादा। किसी के पास वो जमीन वगैरह जायदाद, वो जो सारे मामला थे, वो 4-5 फ्लैट और रेटिंग एरिया और फलाफल, वो कहते हैं अगर कोई ऑर्फन है, यतीम, लेकिन यतीम ये नहीं 85 साल का हो, 25 साल से कम वाला, उसने क्या कहा है, यतीम, हाँ 51 साल का हो, मुझे कहते हो रिटर्न फाइल, मैं तो यतीम हूं, ठीक है, तो भाई उसने यतीम, बेवा, बेवा, इसके अलावा वो यार बेवा तुझे नहीं पता, पटवारी की बेवा जैसा मुंह है तेरा, अच्छा कहते हैं है नहीं, थोड़ा थोड़ा है, चले बकवास नहीं करे। अब सुनिए आगे, बेवा, बस बेवा और ऑर्फन और डिसेबल, आपको रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ी। डिसेबल पर्सन, डिसेबल पर्सन, ठीक है, डिसेबल पर्सन और आखिरी कौन से वाला, नॉन रेजिडेंट, ये 4 बंदे अपनी रिटर्न इस वजह से फाइल नहीं करेंगे, बाकी सारी वजूहात की वजह से करेंगे कि उनके पास गाड़ी है या उनके पास ये वाली जायदाद, कौन से वाली, सिर्फ जायदाद या गाड़ी की वजह से हर बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन ऑर्फन, विडो, डिसेबल पर्सन और आखिरी कौन से वाला, नॉन रेजिडेंट, इन बेसिस पे चले आए पढ़ते हैं, हमें पता चल गया। नहीं जी, पर्सन नहीं करेंगे, ठीक है, ओके, आप सिर्फ और सिर्फ स्कैटिस्ट को विजिट करें। पर्सन ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न, इम्यूनिटी यानी एग्जम्पशन, फॉलोइंग पर्सन आ विडो, ऑर्फन, लेकिन बूढ़ा ऑर्फन नहीं, जी, आ डिसेबल पर्सन या कौन से वाला, नॉन रेजिडेंट, शैल नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न रीजन बिकॉज ऑफ कौन से वाला, भाई इमोल प्रॉपर्टी है, कहां पे जो है, कौन से वाला, 500 स्क्वायर यूनिट, फ्लैट है कहां पे, ये फला जगह पे, फिर क्या है, इमोल प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर जो है यार्ड्स वाली, फ्लैट है 2000 स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है, और कौन से वाली, मोटर व्हीकल है, किसकी, 1000 सीसी से ज्यादा। इन वजूहात के अलावा समझे, विडो है, उसके पास गाड़ी है, ठीक है, इस वजह से रिटर्न फाइल नहीं करेगी। लेकिन अगर विडो है और जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर है, फिर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। विडो है, 7, 12, 15, 16 लाख रुपए इनकम है, करना पड़ेगी। ऑर्फन है, 25 लाख रुपए इनकम है, उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्फन, विडो, ठीक है, और 4 बंदे हैं जिनको इस बेस पे रिटर्न फाइल नहीं। नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए, वो करते हैं, चले यार मैं कह रहा हूं मेंटली डिसेबल, सर्टिफिकेट ले बस डॉक्टर से, रिटर्न नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, और फिजिकल भी यार सारे, जी जी, हाँ, लेकिन ज्यादा जमीन होगी तो अगर उसने रेंट पे दे दी तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 6 लाख से ज्यादा हो गई। अब सारी जमीन है तो ये तो नहीं होगा उसमें घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ तो उसे कमाएगा। अगर तो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्जम्प्ट है, उसकी वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर, जी, स्टे वगैरह वो फिर लंबी बातें हो जाती है, लैंड देखा जाएगा किसकी है, जी जी, इनकम ना आ रही हो वो एक अलग। देखिए हम कानूनी शहादत नहीं पढ़ रहे, हम तो ये देख रहे हैं ना, हाँ, हम तो ये देख रहे हैं है या नहीं है। अब FBR को कैसे पता चलेगा, वो उसका सरदर्द है। दूसरी शादी तो कौन, तो बेवा है, आता है कंसेप्ट ही खराब है मनहूस के। दूसरी शादी कर ली, अब भी बेवा है, पहली वाली से तो बेवा हूं, आधी बेवा हूं, जाहिल इंसान। इसलिए कह लो तू बेटा तुझे रिटर्न नहीं फाइल करनी पड़ेगी,
ऐसे कंसेप्ट कसम से। पहले तो बेवा थी तो रिटर्न नहीं फाइल करती थी ना, अब शादी हो गया फिर भी बेवा। अच्छा, और तू बेवा नहीं हो सकता। अब सोच रहा मेरा खामन मर जाएगा ना, और तू नहीं हो सकता। क्या जब बीवी मर जाए तो बेवा होगा? ये हाल है। और तू सीए करके छोड़ के बेफाम सीख, तेरे रिश्तेदारों के कंसेप्ट खराब है। अब मामू की बीवी मर गई, मामू को कह रहा है मामू आप बेवा हो गए। मामू कहेगा तू मेरा भांजा ही नहीं है, बनू लाहौल बकवास लेकर चुप। एग्जाम्पल 1, ठीक है, बेवा इधर देख। मिस आमना अ विडो, अब आमना है, अमीन न समझना। अच्छा, हैज शेयर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर 2024। ओके चले, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 8 लाख, और उसके पास गाड़ी है कितनी? 1200 सीसी वजह से नहीं रिटर्न फाइल करेगी, लेकिन 6 लाख से ज्यादा इनकम। क्लियर है? तो क्या करेगी? शी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। आगे चलते, मिस शबनम अ विडो, सॉरी बेवाई कंट्री, हैज शेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विद यू। ठीक है, 2024 टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा कम है। ओके, और गाड़ी 1300 सीसी। तो अब इसकी वजह से भी रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ी, और इसकी वजह से तो वैसे उसको क्लियर हो गया। शी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। मिस इरम अ विडो हैज शेयर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टैक्स जब मर्द बेवा बन सकते, अब इन बेवा पे भी इतराज है? और तो बेवा नहीं बन सकते। वो टीचर कहता है, टीचर बच्चे बैठे थे, जो चाहो बन सकते, तो वो कहते मैं लेडी डॉक्टर नहीं बन सकता। ये मनहूस वो है, मैं जिंदगी भर ये एग्जामिशन तो नहीं ले सकता। चले, शी इज रेजिडेंट मेंबर ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। यस, इनकम कम है बट स्टिल, इनकम कम है बट स्टिल क्या है, जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर है। तो ये इनको रिटर्न फाइल करने नहीं, बस ज्यादा नहीं, बैंक अकाउंट, चले आगे, नहीं बैंक अकाउंट नहीं बेटा, बस ज्यादा हो रही है। बैंक अकाउंट आपने जरा सुने, बिजनेस का बैंक अकाउंट, पीछे बैंक अकाउंट वाली होगी, जिस तरतीब से पढ़ा रहा हो उसी तरतीब से पढ़। चले, बिजनेस बैंक अकाउंट। कुछ साल पहले एक कानून आया। देखिए, आप कहते हैं 25,000, ये कंसेप्ट है, अभी हमने बिजनेस पढ़ा नहीं। 25,000 से ज्यादा की अमाउंट हो, 25,000 से ज्यादा की अमाउंट हो तो किसके थ्रू पे करनी है? बैंक की। ये कंसेप्ट है ना, अदरवाइज एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाए। इसी तरह से सेल्स जो होती है, आगे सेल्स टैक्स में पढ़ेंगे, वो आपने अपने बैंक अकाउंट में मंगवानी। ठीक है, एंड पे बातें कर रहे नहीं बेटा। अच्छा, अब वो कहते हैं ये जो बैंक अकाउंट है, ये सारे बैंक अकाउंट आपने डिक्लेयर करने हैं किसको? एफबीआई। अब एक बैंक है, एक का एमसीबी में, दूसरा है फैसल बैंक में। उसने खर्चे एमसीबी से भी किए और फैसल बैंक से। 25,000 के जितने खर्चे थे दोनों बैंक से करता रहा, एमसीबी से भी और फैसल बैंक। लेकिन हुआ क्या, एमसीबी उसने डिक्लेयर किया हुआ था किसको? एफबीआर को। और फैसल बैंक डिक्लेयर, चाहे ये खर्चे वो किससे कर रहा है? बैंक से कर रहा है, लेकिन एफबीआर कहेगा मुझे इस बैंक का बताया था। बताना कैसे है? जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और एनटीएन आपको मिलता है, उस टाइम पे सारे बैंक बताते हैं। क्लियर हो गया? अगर आप नहीं बताया या आपने कोई और बाद में बैंक खुलवाया, तो फॉर्म होता है एनटीएन का, उसको मॉडिफाई करके नया बैंक ऐड कर दे। समझ लें, पहले 4 बैंक ऐड किए हुए, 5वां अकाउंट खुलवाया तो उसको भी ऐड कर लो। होगा क्या, आप बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे, बैंक के थ्रू करेंगे, लेकिन वो नहीं मानेगा। कुछ अर्सा पहले उसने कहा था ये डेडलाइन है, इस दिन तक
आपने सारे के सारे बैंक अकाउंट किसको डिक्लेयर करने हैं, बताने हैं, किसको, एफबीआर को। किसके थ्रू, आईरिस के थ्रू। एक सॉफ्टवेयर है, आपको पता है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, एक वेबसाइट है, उसके थ्रू बतानी है। चलिए यहां पढ़ते हैं। बैंक, बिजनेस बैंक अकाउंट, एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू द एफबीआर या कमिश्नर, उसका जो बंदा है, बैंक अकाउंट यूटिलाइज बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन जिस बैंक से करते हैं उसको क्या करना है, ओके। बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर थ्रू कौन से वाला, ओरिजिनल, इसके साथ लिखे जब एनटीएन बनाया था, आर मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये कौन से आए, बाद में चेंज करके उसमें वो करना। ओरिजिनल जब एनटीएन बनाया था तब ओरिजिनल था ना, तब ओरिजिनल से क्या मुराद है, जब एनटीएन बनाया था जितने बैंक अकाउंट है क्या कर दे, ऐड कर दे। या फिर कौन से वाला, मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बाद में पता चले तो एडिट करके उसमें बैंक ऐड करते जाए, कमिश्नर को पता चलता जाएगा। ये किस पे करना है, ये फॉर्म कहां पे होगा, आईरिस पे, बस ठीक है। बिजनेस बैंक अकाउंट, इसका क्या मतलब है, बिजनेस बैंक अकाउंट मींस अ बैंक अकाउंट यूटिलाइज्ड बाय द टैक्स पेयर फॉर बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक पर्सनल अकाउंट है, वो नहीं डिक्लेयर करना, सिर्फ बिजनेस बैंक अकाउंट, सेल, परचेज, खर्चे, डिक्लेयर टू द कमिश्नर थ्रू ओरिजिनल आर मॉडिफाइड। क्लियर हो गया। ओनली बिजनेस, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है चाहे कंपनीज, आर रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर कौन से वाला, थ्रू डिक्लेयर थ्रू कौन से वाला, एफबीआर ई पोर्टल, ब्रैकेट में लिखे आईरिस। एफबीआर का ई पोर्टल का क्या नाम है, आईरिस। लिखना उसको एफबीआर ई पोर्टल है, लेकिन दिमाग में रहे आईरिस। कभी आपको इसका जो है वो लॉग इन वगैरह भी दिखा देंगे। लास्ट डेट टू डिक्लेयर बैंक अकाउंट कौन से वाली है, कौन से वाली, 30 सितंबर 2021, जो कि गुजर चुकी है। तो जब ये कानून आया, ये आया 19 में, तो उन्होंने कहा 2021 तक आप जितने भी हैं बैंक अपने क्या, जो नया रजिस्टर्ड होगा वो ओरिजिनल फॉर्म, और जिसने पहले नहीं करा वो जल्दी जल्दी से क्या कर ले, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट तब थी, क्लियर हो गया। लीगल एप्लीकेशन फॉर नॉट डिक्लेयर इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डिक्लेयर नहीं किया। एन एक्सपेंस इंकर्ड फॉर द बिजनेस पर्सन, वो फैसल बैंक वाला खर्चा तो किसके लिए किया था, बिजनेस के, किया भी बैंक के थ्रू, शैल बी इनएडमिसिबल, मानेगी नहीं, ठीक है। वाइल कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 21 क्या कहता है कि 25,000 से ज्यादा हो तो खर्चा किसके थ्रू करे, कर भी रहे बैंक के थ्रू, लेकिन गलती क्या हुई, बैंक अकाउंट नंबर डिक्लेयर ही नहीं किया उनको, तो वो आपका खर्चा क्या कर देंगे, डिसअलाउ। चले कल यहीं से स्टार्ट करेंगे, काफी है।